मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है विपक्ष की चूक या सत्ता पक्ष की सफल रणनीति। जी हां, आज तमाम राज्यों में चुनाव हुए और साथ साथ में बिहार का पूरा चुनाव हुआ। उत्तर प्रदेश की 7 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें 6 भारतीय जनता पार्टी ने रिटेन कर ली, 1 समाजवादी पार्टी के पास में गई। और दूसरी बड़ी बात करें बिहार की, अगर बात करें तो बिहार में कांटे की टक्कर चल रही है। वहां कभी एनडीए का पलड़ा भारी होता है तो कभी विपक्ष का आरजेडी का पलड़ा भारी हो रहा है। हाँ, लेकिन अभी तक सुबह से एनडीए बढ़त बनाए हुए है और लगातार बढ़त बनाए हुए है। बीच में जरूर थोड़ी देर के लिए वो नीचे गई थी, लेकिन तब से वो लगातार ऊपर ही है। एक गठबंधन के तौर पर देखें तो एनडीए का गठबंधन आगे है, लेकिन एक बड़ी पार्टी के रूप में देखें तो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन उससे कुछ बनता नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि बहुमत एनडीए के पास में है, नीतीश के पास में है, भारतीय जनता पार्टी के पास में है। अगर हम गठबंधन की बात करें तो गठबंधन तो हार रहा है, लेकिन आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है। और ये चुनाव कुछ और ही संकेत दे रहे हैं। कांटे की टक्कर यहां पर इसलिए भी आपको दिखाई दे रही है क्योंकि दोनों के बीच में एक स्क्वल स्टार्टर यानी कि गेम को खराब करने वाला था। एक और भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगा रही है कि आरजेडी ने एलजेपी को ये इस तरह से खड़ा किया जिससे कि उसकी 8 सीटों का नुकसान हो गया। दूसरी ओर आरजेडी और उसका गठबंधन ये आरोप लगा रहे यूपीए कि एमआईएम के जो अध्यक्ष हैं ओवैसी और दूसरा उपेंद्र कुशवाहा, मायावती, इन सबका एक महागठबंधन बनवाया, जिसकी वजह से ये आरजेडी को काफी नुकसान हुआ, भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। इन सब से इतर भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में क्लीन स्वीप कर लिया है। और दूसरी बात है मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर है, वहां पर 28 में से 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने और 7 सीटों पर कांग्रेस ने विजय हासिल की है, वहां पर यह मामला चल रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी में 7 में से 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई है, 1 सीट समाजवादी पार्टी के पास में गई है। हालांकि कहा यह जा रहा था कि हो सकता है 2 से 3 सीट विपक्ष हथिया ले, लेकिन योगी ने ऐसा करने नहीं दिया। हम इसी पर चर्चा करेंगे, क्या ये विपक्ष की चूक रही है या सत्ता पक्ष की सफल रणनीति है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। ये रिपोर्ट देख लीजिए, समझिए, इसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि बिहार में भी योगी फैक्टर उभरकर सामने आया, जहां एक और बीजेपी के शीर्ष नेता यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी तक ने जनसभाएं की, वहीं दूसरी ओर योगी की ताबड़तोड़ रैलियों ने कहीं न कहीं समीकरणों को बदलने में अहम भूमिका निभाई। कमोवेश यही हाल यूपी उपचुनाव का भी रहा, जहां सत्ता पक्ष की रणनीति कारगर साबित हुई और बीजेपी का परचम लहराया। याद करिए किस मजबूती के साथ देश की लड़ाई को प्रधानमंत्री मोदी जी तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। ये लड़ाई में इस देश की जनता जनार्दन का जब आशीर्वाद प्राप्त होता है, तब यह देश अपनी इस लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाता है। तब प्रधानमंत्री मोदी जी इस लड़ाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाते हैं। याद करिए 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं, उस समय देश की जनता के सामने उन्होंने वायदे किए थे। उन्होंने कहा था तब, मैं जाति के नाम पर, परिवार के नाम पर, मत और मजहब के आधार पर नहीं, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के लिए मैं काम करूंगा। और भाइयों बहनों, आपने देखा होगा किस मजबूती से काम किया है।
अगर बात करें बीजेपी से इतर विपक्षी दलों की, तो देखा गया कि अति उत्साह और रणनीति में चूक से ही उन्हें खामियाजा उठाना पड़ा और नतीजे सिफर रहे। विपक्ष जिस उत्साह से चुनाव में ताल ठोक रहा था, उससे लग रहा था कि बीजेपी को नुकसान हो सकता है। लेकिन इन सब बातों को दरकिनार करते हुए बीजेपी ने सभी रणनीति के साथ चुनावी वैतरणी को एक कुशल तैराक की तरह फिर से पार करके दिखाया है। यही हाल बिहार के चुनाव में भी देखने को मिला, जहां बीजेपी को आशा के अनुरूप या कहे कि उससे भी अधिक लाभ हुआ है। विपक्ष की चूक कहे या फिर सत्ता की सफल रणनीति, लेकिन नतीजों ने यह साबित कर दिया है कि जो अनुमान लगाए जा रहे थे, नतीजे उनसे कहीं हट कर आए हैं। जबकि बिहार में तो ठीक उलट हुआ। यहाँ विपक्ष को झटका लगा जिसे उसे अंदाजा ही नहीं था। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। जी हाँ, इसे विपक्ष की चूक कहें या सत्ता पक्ष की सफल रणनीति कि इतने बड़े कोरोना काल के बाद, इतनी परेशानियों के बाद, इतनी दिक्कतों के बाद, तमाम जो हमारा बेरोजगारी दर है वो काफ़ी नीचे जा चुकी है और अर्थव्यवस्था में भी कहीं ना कहीं डेंट लगा है। बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है अर्थव्यवस्था, -24 की अर्थव्यवस्था है। इन सब के बावजूद सत्ता पक्ष की सफल रणनीति ने उनको आगे बढ़ा दिया है। और विपक्ष की क्या ये चूक रही है, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। एसपी सिंह बघेल साहब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, सांसद हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और शशांक यादव साहब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है शशांक यादव जी। हमारे साथ मोहित अहमद साहब जुड़े हैं या अभी जुड़ेंगे, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। दो और खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे, हम जब वो जुड़ेंगे तो उनसे आपका परिचय जरूर करवाएंगे। हम सीधा बघेल साहब का रुख करेंगे। बघेल साहब, क्या कहेंगे, ये आपकी सफल रणनीति का हिस्सा है या विपक्ष की चूक है? ये चूक है और ना ये सफल रणनीति है। ये जो बूथ अध्यक्ष से लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, चूंकि ये उपचुनाव पता थे, मेरी वाली सीट इस्तीफे से हुई थी, शेष मृत्यु से हुई थी और एक आध जगह बांगर मुंह के सजा होने के कारण हुई है। तो इसमें बूथ अध्यक्ष से लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने परिश्रम की पराकाष्ठा से जो पसीना बहाया, वो संगठन ने, हमारे यहाँ पन्ना प्रमुख था, एक एक मतदाता को। दूसरा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो लोक कल्याणकारी योजनाएं थी, उनको जो लाभार्थी तक पहुंचे, तो चाहे उसमें शौचालय ऐसा है कि बहुत बड़ी संख्या में गरीबों को मिला है, आवास मिले हैं, आयुष्मान का कार्ड मिला है, इसी के साथ दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन, वो उसकी रकम बढ़ाई गई है। और सबसे बड़ी बात है कि जो किसान सम्मान निधि है, अगर किसी का खतौनी में केवल नाम होना चाहिए, केवल, चाहे आधा बीघा हो चाहे एक बिस्वा हो, उसको 6,000 रुपए साल, 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तें, और ये किस्तें पहुंची हैं। कोरोना के संक्रमण काल में अगर कोई राशन कार्ड धारक है और केवल 5 यूनिट उसके घर में है, तो उनको जो है 3 किलो प्रति यूनिट गेहूं और 2 किलो चावल प्रति यूनिट, इस प्रकार से 15 किलो और 10 किलो चावल, 25 किलो और 1 किलो दाल, चाहे वो चना रहा हो, ये 26 किलो अनाज पिछले 7 महीने से उनको निःशुल्क मिल रहा है। और इसके अलावा जो राशन व्यवस्था है, उसमें तो पूरे देश में सिस्टम है, 3 रुपए किलो चावल और 2 रुपए किलो, इस प्रकार से 51 किलो अनाज उनको कुल मिला के 60-61 रुपए में मिला है। और मनरेगा में अगर 2 रुपए में मिलते हैं, तो आधे दिन की मजदूरी से कोरोना काल में आपने देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोया है अथवा भूखे उसकी मृत्यु नहीं हुई। माइग्रेटेड लेबर जब लौट के आया तो मनरेगा के बड़े पैकेज ने उसका स्वागत किया है। तो कुल मिलाकर के ये है कि ये विपक्ष की कोई चूक नहीं है, सब लोगों ने उन्होंने पूरा प्रयास किया और हमारी कोई रणनीति नहीं है, स्ट्रेटजी के तहत नहीं जीते हैं, बल्कि संगठन की मेहनत और प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी की लोक कल्याणकारी योजना है। और फिर नेतृत्व ने आकर के इस उपचुनाव में आकर के भाग भी लिया। हमारी टुंडला विधानसभा पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आए, प्रदेश महामंत्री संगठन आए, डिप्टी सीएम साहब शर्मा जी आए, दूसरे डिप्टी सीएम साहब मौर्य जी आए और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं आए। तो इन सब आने से कार्यकर्ता का बहुत मनोबल बढ़ता है और एक टीम जो है वो लग जाती है। तो जो विश्वकर्मा जी आप कह रहे हैं कि आपकी रणनीति हुई है या विपक्ष की चूक, ऐसी बात नहीं है। इसमें संगठन की मेहनत
और मुख्य रूप से मैं ये कहूंगा कि योगी जी और मोदी जी की लोकप्रियता और उनके द्वारा किए गए केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा किए गए कार्यों से ये जीत हासिल हुई है। ठीक है शशांक साहब। ठीक है शशांक साहब, आप क्या कहेंगे इसको? जी शशांक यादव जी, आप क्या किससे पूछ रहे हैं? आपसे ही बात कर रहा हूं, आपकी प्रतिक्रिया। अभी बघेल साहब को सुना, काफी उन्होंने विस्तार से बताया भी इस बात को, लेकिन मैं तो सीधे सीधे कहूंगा 58 उपचुनाव पूरे हिंदुस्तान में हुए, अभी एक नजर डाल लीजिएगा, और 58 उपचुनाव में लगभग एक हरियाणा को छोड़कर लगभग सब जगह पे सत्ताधारी दल ही रहा है बहुमत में। और हम भी, जब हमारी सरकार थी तो हम भी 10 में से 8-8 सीटें हमने भी निकाली। कारण यह है कि अभी साल भर का चुनाव बचा हुआ है केवल, और इन सबसे हटके जो चीज आप देखेंगे कि वोट परसेंटेज, जरा एक नजर डालिए, अभी भी इतनी सीटें निकलने पर भी वोट परसेंटेज इनका 34%, 33% से ऊपर नहीं जा रहा है। 67% वोट भारतीय जनता पार्टी के विपरीत है। अब विपक्ष में हर दल को अपनी अपनी राजनीति करने का पूरा अधिकार है, और जनता देखेगी कि जनता किस रूप में कर रही है। जनता की नाराजगी है। 67% वोट अगर सत्ताधारी दल के खिलाफ पड़ रहा है, वो बसपा में जा रहा है, वो कांग्रेस में जा रहा है, समाजवादी पार्टी में जा रहा है, तो इससे सीधा जाहिर है कि सरकार अलोकप्रिय है। जो भी इनको कामयाबी मिली है, वो जो शासन प्रशासन का एक जो प्रभाव होता है, और दूसरा आदमी ये सोचता है कि एक साल के लिए हमें सत्ता परिवर्तन करके कोई लाभ नहीं मिल रहा है, और लगभग स्टेटस को की स्थिति ही दोहराई गई है। नॉर्मली उपचुनावों में यथास्थिति बरकरार रहती है, और समाजवादी पार्टी ने अपनी स्थिति बरकरार रखी है, और लेकिन भाजपा का वोट परसेंटेज बहुत डाउन हो गया है। यही सीटें कितने हजार वोटों से 2017 के चुनाव में जीती थी, आज जरा देखिए अंतर कहां पहुंच गया है। तो मेरा मानना है कि विपक्ष भी अपना काम कर रहा है, और देर सबेर गठबंधन की स्थिति या जनता का मन क्या बनता है। 4 जगह पर हम सेकंड आए हैं, 2 जगह पे बसपा सेकंड आई है, 1 जगह पर जो वो निर्दलीय सेकंड है। ये स्थिति साबित कर रही है कि हम समाजवादी पार्टी के रूप में इसको देख रहे हैं, प्लस में ही देख रहे हैं कि हमें और भी मेहनत की जरूरत है। ठीक है बने रहिए हमारे साथ। ठीक है बने रहिए हमारे साथ। 2 और खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मोहित अहमद साहब हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, भूत और पूर्व मंत्री भी हैं। बहुत स्वागत है मोहित अहमद साहब आपका भी। डॉक्टर सीपी सिंह भी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, प्रोफेसर हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सीपी सिंह साहब। मोहित अहमद साहब आपका रुख करेंगे जी। आप मोहित साहब, आप क्या कहेंगे? आपकी चूक या सत्ता पक्ष की सफल रणनीति? आपको आवाज मिल रही है मोहित अहमद साहब? आपको आवाज मिल रही है? मोहित अहमद साहब की आवाज नहीं पहुंच पा रही हम तक, हम दोबारा रुक करेंगे उनका। मोहित अहमद साहब, आपकी आवाज ठीक कराने की कोशिश करते हैं, और इधर हम फिर चलेंगे सीपी सिंह साहब का। सीपी सिंह साहब, आप बताइए आपका आंकलन क्या है, क्या कहेंगे? ये सत्ता पक्ष की सफल रणनीति है या विपक्ष की चूक है? कुछ बातें जो है बघेल साहब ने भी सही कही हैं, और कुछ बातें जो है जो दूसरे हमारे वक्ता हैं उन्होंने भी सही कही हैं। ये उपचुनाव था, उपचुनाव में कुछ मतदाताओं को होता है कि जो सिंह साहब माफ करिएगा, मैं आपको रोक रहा हूं। आप थोड़ा सा सीधे होकर के बैठ जाइए तो लोग आपकी सही तस्वीर देख पाएंगे। मेरा ये मानना है कि कुछ मतदाता सोचता है कि सरकार जो है अभी चलेगी, केंद्र में भी है, राज्य में भी है, और वोट ही उसका खराब हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है, इसलिए जो है वो जनरली सत्ता पक्ष को देती है। लेकिन 100% ये सही नहीं है। पिछले चुनाव में जब गोरखपुर पे जो है मायावती और उनका समाजवादी का एक उपचुनाव हुआ था, उसमें जीते थे लोग, 100% सही नहीं कहा जा सकता है। अभी भी जो है
बीजेपी की जो लोकप्रियता है बहुत ज्यादा अभी घटी नहीं है, अभी भी ये सरकार बनाने की स्थिति में, आज भी चुनाव हो मेरा ख्याल है, तो इस स्थिति में है। अब 1 साल बाद क्या होगा उसके बारे में नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अभी इतना जो है पब्लिक जो है अगेंस्ट नहीं हुई है, क्योंकि एक एंटी इनकम्बेंसी होती है। पब्लिक ये सोचती है कि आने वाला हो सकता है बहुत और अच्छा करे, भले ही सरकार और अच्छा कर रही है। तो ये मेरे विचार से जो है सत्ता पक्ष की कुछ तो कह सकते हैं कि रणनीति अच्छी रही है, लेकिन ये भी नहीं कह सकते हैं कि विपक्ष वाले और क्या कर सकते थे, वोट तो अपनी मांगा है, सब कुछ पहले भी की है, वक्त उनको जो है असफल जो है रणनीति की नहीं कह सकते हैं। उन्होंने भी अपना प्रयास किया है, लेकिन क्योंकि सरकार अभी काम लगभग ठीक ही कर रही है, इसलिए जो है जनता अभी बहुत ज्यादा नाखुश से नहीं है, इसलिए जो है चुनाव। ठीक है सर, बने रहिए हमारे साथ में। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के पार आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मोहित साहब का व्यू भी समझने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस क्या सोच रही है इसको लेकर के, उनसे भी समझना काफ़ी अहम होगा, क्योंकि कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में 30 साल यूपी बेहाल का हाल हो चुका है और खुद कांग्रेस का हाल बहुत बेहाल है। बिहार में भी उनका हाल बहुत ही बेहाल है, वहाँ भी कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे कि आखिर वो करें तो क्या करें। छोटा सा ब्रेक के पर आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़े मस्त है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन।
कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल 0512 23900031 और 0512 23900032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। क्या है भरण पोषण की परिभाषा? भरण पोषण पर किनका है हक? बेऔलाद किससे पाए अपना हक? भरण पोषण न करने पर क्या है दंड? भरण पोषण की क्या होगी राशि? आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मोहित साहब भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मोहित अहमद साहब, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या कहेंगे इसे? आपकी हार या भाजपा की जीत? न ये विपक्ष की हार है न भाजपा की जीत है। विपक्ष को जानना चाहिए कि बाई इलेक्शन सत्ता के साथ जाता है, क्योंकि गांव का जो वोटर होता है उसमें प्रधान और जो नीचे लेवल के पदाधिकारी होते हैं वो 100 काम उनका रहता है, कुछ गड़बड़ी उनकी रहती है। ये सब तभी कर पाते हैं जब वो सत्ता के साथ रहते हैं। तो सत्ता के साथ वो स्वार्थवश बाई इलेक्शन में है। जब जनरल इलेक्शन आएगा तब पता चलेगा कि क्या है। वैसे भी भाजपा को सोचना चाहिए कि उसका परसेंटेज ऑफ वोट घट गया है। ये सारी सीटें भाजपा की थी, भाजपा फिर पा गई अपने कम परसेंटेज वोट के साथ। विपक्ष ने ज्यादा परसेंटेज का वोट लिया है और वो इसलिए है कि सत्ता पक्ष के साथ लोग स्वार्थ में जुड़ जाते हैं। कम से कम 25% ये वोट होता है जो जुड़ा रहता है और कुछ फ्लोटिंग वोट होकर के इनको किसी तरह से कामयाबी मिल गई है, मैं ये मानता हूँ जी। ठीक है बघेल साहब, दोबारा से आपके पास आ रहा हूँ। आप ये मैं इसलिए ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बिहार का चुनाव हम देखें तो अब आपकी वहां पर सरकार बनती नजर आ रही, साफ हो गया। नीतीश जी एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। नीतीश बनेंगे या भाजपा का बनेगा ये अलग बात है।
लेकिन आपने बिहार में भी जीत दर्ज की, उत्तर प्रदेश में भी 6 सीटें जीती, गुजरात में क्लीन स्वीप किया, मध्य प्रदेश में 20 सीटें जीती, 8 कांग्रेस जीती। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके यहाँ क्या रणनीति बहुत शानदार तरीके से बनाई जाती है जिसकी वजह से आपको सफलता मिलती है? काम होता है, जो रणनीतिकार हैं वो रणनीति बनाते हैं। मेरे जैसे लोग को केवल मैन टू मैन एंड पीपल टू पीपल कांटेक्ट करके मैं चुनाव का सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लाभार्थी को बताई जाए, उसको याद कराया जाए कि ये शौचालय अगर है, बाय द वे ये प्रधान जी ने नहीं दिया, ये प्रधानमंत्री ने दिया, ये आवास प्रधानमंत्री केंद्र सरकार से है, ये 7-8 महीने से जो आप राशन ले रहे हैं ये निःशुल्क है, वो वाला राशन जो पीडीएस सिस्टम का है वो भी कम कीमत पर है। इसके अलावा मैं थोड़ा विश्वकर्मा जी बताऊं कि जब मैं पुलिस में था और एक दिन छुट्टी पर अपने घर आया था तो मैंने देखा पूरा परिवार घर आया था, तो मेरी माँ 5 बार रात में उठी और उन्होंने बच्चों के लिए दूध गर्म करके बोतल में पिलाया। तो मैंने कहा आप रात भर नहीं सोई तो घर में गैस है और ना थर्मस है। तो मैं जब छुट्टी से वापस गया तो मैंने एक गैस एजेंसी से गैस मांगी तो उसने कहा 5 साल बाद आना। फिर मैंने कहा आई वाज इन पुलिस, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि 5 साल बाद। फिर मैंने कहा ब्रह्मदत्त से अगर जी ठीक है सर, ये बात ठीक है कि गरीब लोगों के घर में ये सब नहीं होता है। मेरा सवाल सीधा आपसे ये है कि नहीं ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। आपने जो गैस सिलेंडर दिए, आपने जो खाद्यान्न दिए, ये बात अलग है। आपकी जीत के क्या क्या फैक्टर रहे? क्या सिर्फ ये योजनाएं, आपके खिलाफ भी तो बहुत सारी चीजें हैं ना। बेरोजगारी का आलम देखिए कितना बढ़ा हुआ है, आर्थिक मुद्दे पर आप उतना अच्छा नहीं कर पाए जितना करना चाहिए। तो इन सब के बावजूद आपकी जब जीत हो रही है जी, नहीं मैं उत्तर प्रदेश की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूं, मैं बिहार की भी बात कर रहा हूं मैं जी। उत्तर प्रदेश की जनता ने तो इसको सेमीफाइनल माना है आने वाले चुनाव का। तो उनका ये कहना था कि अगर समाजवादी पार्टी जीत जाएगी और ये ट्रेंड चलेगा तो फिर वही अपराध। मैं बघेल साहब माफ करिएगा, आप बहुत ही वरिष्ठ सांसद हैं, मैं आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूं क्या क्या चीजें आपकी प्लस हैं। क्या आपका बूथ, हमारा बूथ सबसे मजबूत, आपका संगठन सबसे मजबूत, आपके कार्यकर्ता लगे रहते हैं, पार्टी हरदम चुनाव के मोड में रहती है, पार्टी पूरी ताकत झोंकती है, बूथ से लेकर के प्रधानमंत्री तक लगे रहते हैं और तमाम ऐसी चीजें, योजनाएं ऐसी बनाई जाती हैं। दरवाजे खटखटाए गए, उनके यहाँ चस्पा किया गया, चुनाव में नहीं आम दिनों में उनको बताया गया कि ये बहन जी जो शौचालय है बाय द वे प्रधानमंत्री ने दिया है, ये जो भोजन कोरोना में आप कर रहे हो इतनी बड़ी महामारी में तो ये फ्री आया है। तीसरी बात है ये गैस आई है, गैस में सब्सिडी आई है। किसान अगर आधा बीघा जमीन में भी या एक विषय में आपके सब लड़के हैं तो कई बार क्या होता है कि 1 बीघे में पैदावार 5000 की नहीं होती है, लेकिन 1 बीघे में 5 नाम है तो 6-5 30,000 रुपए उसे साल में मिल रहा है। और किसान सम्मान निधि हम लोगों ने कहा कभी कोई समाप्त नहीं कर सकता है क्योंकि किसानों की संख्या बहुत ज्यादा है। अभी देने के बाद वोट मांगने पड़ रहे हैं, अगर कोई इसको खत्म कर देगा तो नहीं। तो ये तो 6000 से शुरुआत है, आने वाले समय में ये बढ़ेगी भी। जैसे वृद्धावस्था पेंशन 60 रुपए से शुरू, अगला चुनाव आएगा तो ये 12,000 हो जाएगी, 2,000 रुपए प्रति माह। आम दिनों में तो जो फौज शांति काल में अपना पसीना बहा लेती है तो युद्ध काल में उनको खून बहाने की आवश्यकता। ये बहुत शानदार बात कही, शांति काल में जो बहुत शानदार बात कही, शांति काल में जो पसीना बहाता है युद्ध काल में उसको दिक्कत नहीं होती है और विपक्ष के नेता आराम फरमाते घर पे बैठे रहते हैं। शशांक यादव जी, सुना आपने बघेल साहब को, बघेल साहब कैसे बता रहे हैं जी जी। और भी उनकी पार्टी के लोग नहीं गए, लेकिन अखिलेश जी तो कहीं भी नहीं गए और कांग्रेस भी, प्रियंका भी कहीं नहीं गई और कई महामंत्री लोग आए, दोनों डिप्टी सीएम गए, सीएम गए, डिप्टी सीएम, आपके प्रदेश अध्यक्ष, सभी लोग गए, पूरा चुनाव जम के लड़ा। शशांक जी, आप सुन रहे हैं बघेल साहब बता रहे हैं कि क्या क्या चीजें प्लस थी उनकी। जी जी समाजवादी पार्टी जी जी शशांक जी, जो चीजें भारतीय जनता पार्टी की प्लस है वो आपकी माइनस नहीं, है। बिल्कुल नहीं मान रहे। मान रहे हैं आप इसको? और बिल्कुल इसलिए नहीं मान रहे हैं कि सफलता कभी कभी जो है वो आपको बहुत गहराई तक सोचने का मौका नहीं देती है। जब आपने बात
मैं तो अभी तक समझ रहा था कि डिबेट यूपी तक सीमित है, लेकिन जब आपने बिहार भी इसमें शामिल कर दिया और आप ये ले आए और बघेल साहब कह रहे हैं कि हमारे संगठन का और सारे लोग लगे, तो यही संगठन, यही चीजें पहले भी रही हैं भारतीय जनता पार्टी की, ऐसी बात नहीं है, और तब 2-2 सीटों तक सिमट के रह गई थी। आज बड़ी स्पष्ट बात है कि पूरी दुनिया में दक्षिण पंथ की राजनीति का एक लहर है। अमेरिका ने इसको समझा, वहां पर स्थितियां बदली, यहाँ पर पूरा का पूरा जितने संसाधन, आप मेरे को खाली इतना बताओ प्रधानमंत्री जी की एक जो बिहार के लिए जो एलईडी की जो रैलीज की गई है, सामान्य व्यक्ति रूप से, मतलब सामान्य किसी दल के लिए संभव नहीं है। संसाधनों का, शशांक जी आप चीजों को समझने की कोशिश नहीं कर रहे, मेरी बात सुन लीजिए, का एक प्रॉपर इस्तेमाल किया। जी। और सबसे बड़ी चीज है कि भारतीय जनता पार्टी में जितने भी जीते हुए लोग हैं, इन्होंने चुनावी रणनीति को बनाने के लिए किसी के दल, किसी के रंग, किसी की नब से कोई परहेज नहीं किया। 300 के करीब जो विधायक हैं उसमें आधे से ज्यादा दूसरे दलों के हैं, यही हाल संसद का यही स्थिति है। अरे भाई, तो आप भी तो सबको जोड़ रहे हैं ना जी। अगर आपके दल में लोग आ रहे हैं, बसपा से लोग आ रहे हैं, कांग्रेस से लोग आ रहे हैं, भाजपा से लोग आ रहे हैं, तो आप भी तो परहेज नहीं करते ना, कोई दल परहेज नहीं करता जी। पार्टी एक चाल चली तो डिफरेंट चेहरे वाली बात थी कि जिन लोगों को पब्लिकली कहा था, एंडोर्स किया था कि नहीं ये किसी रूप में नहीं आ सकते, और वो लोग भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी कारपोरेट की पूरी मदद के हिसाब से एक संसाधनों पर पूरा इस्तेमाल करते हुए, और इसलिए तो आपको किसने कारपोरेट के हिसाब से चल रही है, तो आपको किसने मना किया कि आप कारपोरेट की जगह तरह ना चले? रेलवे का निजीकरण नहीं कर सकते हम, कभी भी एयरपोर्ट का निजीकरण नहीं कर सकते हम। रेलवे का निजीकरण, खराब अर्थव्यवस्था, रेलवे का निजीकरण, खराब अर्थव्यवस्था, खराब कोरोना की व्यवस्था, तमाम परेशानियों के बावजूद अगर जनता भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों को चुन रही है तो इसको क्या कहेंगे? दिख रहा है, और उसके बावजूद जनता के अंदर अगर अभी इसका मतलब हम अभी अपनी बात को अभी पहुंचाने के लिए हमें और मेहनत करने की जरूरत है। जो सरकार, वही तो मैं कह रहा था आपसे शशांक जी, यही बात मैं कह रहा था आपसे। बघेल साहब यही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक एक चीज जो भी देते हैं उसको जाकर के बताते हैं, और आप लोग कुछ बता ही नहीं पाते। बघेल साहब ने बताया, साफ किया, अगर उन्होंने किसी को गैस सिलेंडर दिया है, उसके घर में जाते हैं, उसको समझाते हैं कि भाई हमने आपको गैस सिलेंडर दिया। आप लोग कुछ काम करते हैं, अपनी बात का प्रचार ही नहीं कर पाते हैं। अभी भी इतना सब होने के बाद भी आज की तारीख में 65 से 66% वोट किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करना चाहता है। आज भाई शशांक यादव जी, एक आपको समय याद होगा 29% वोट पड़ता था उत्तर प्रदेश में, और उसी में जीत हार हो जाती थी। तो ये कोई पैमाना नहीं है कि 65% ने हरा दिया। 35% वोट बड़ी बात होती है। वोटिंग परसेंटेज समझ जाइए, जो वोट पड़ा है उसमें से किसकी क्या चाहत। अखिलेश जी जब जीते थे तो कितना % वोट मिला था और कितना निगेटिव था, जरा ये भी बता दीजिए। अखिलेश जी जब जीते थे 2012 में कितने % वोट मिले थे और कितना निगेटिव था, ये भी याद कर लीजिए। मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो इस समय मौजूदा जो हमारे लोकतंत्र की जो स्थिति है वो कभी 25-33% पर थे, और 67% वोटों का डिवीजन था। आज की तारीख में जो भारतीय जनता पार्टी, जो डबल इंजन की सरकार है, जो केंद्र की सरकार को पिछले 6 साल से जो चला रही है, जो परिस्थितियां जनता के बीच में पहुंच रही हैं, लेकिन अभी और मेहनत करने की, हमें तो लग रहा है कि असफलता यही बता रही है कि हमें और मेहनत करने की जरूरत है, और जनता इसको समझेगी। ठीक है, आप समझा नहीं पा रहे। ठीक है, आप समझा नहीं पा रहे। मोहित अहमद साहब, आप समझ रहे ना कि भारतीय, आपने देखा बघेल साहब कह रहे हैं, और क्या उनकी रणनीति है, कैसे वो सफल होते हैं। आपके बूथ से लेकर के प्रधानमंत्री तक पसीना बहाते हैं, शांति काल में भी, तब जाकर के युद्ध काल में जीत पाते हैं। और आप लोग क्या करते हैं, चुनाव के 2 महीने बाद आते हैं और फिर चुनाव के बाद गायब हो जाते हैं। जी मोहित अहमद साहब, आपको आवाज मिल रही है?
लगता है मोहित अहमद साहब की आवाज। जी, हम सिंह साहब का रुख करेंगे। सीपी सिंह साहब, आपने दोनों लोगों को सुना, आपका आंकलन क्या है? क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा टॉप पर रहती है वो वही कारण है जो उसको जीत दिलाती है इतनी ऑड पोजीशन के बाद भी? बघेल साहब का कहना सही है, क्योंकि पब्लिक जो है ये चाहती है कि उनका जो भी विधायक सांसद जो भी है वो उनके बीच में रहे, काम करे या न करे। बहुत सी पब्लिक ये जानती है कि इनके बस में कुछ नहीं है इतना कोई काम करना, लेकिन बस खाली वो जानती है कि विधायक जी आए या सांसद जी आए और दुआ सलाम किया और नमस्कार किया, हाल चाल पूछा, और उतने से वो खुश रहती है कि जानती है कम से कम जो है हमसे मिल तो रहे हैं। काम तो हर काम विधायक के या सांसद के कंट्रोल में नहीं होता है, तो एक असर वो प्रभाव होता है, आने जाने से फर्क तो पड़ता ही है। लेकिन ये है कि काम भी मायने रखता है कि जितना हम काम करते हैं उसको देखती तो जरूर पब्लिक है, और भी कई फैक्टर होते हैं चुनाव में, जातिगत हो, धर्मगत हो, बहुत से जो है और कि जो है जातिगत फैक्टर तो रहते हैं सिंह साहब। नहीं, वो जातिगत फैक्टर तो रहते हैं सिंह साहब, लेकिन यहाँ जो बात निकल के ये आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी का बूथ कार्यकर्ता से लेकर के प्रधानमंत्री तक पसीना बहाते हैं, और विपक्ष के जो लोग हैं जी अपने मतदाता के पास जो है हारे जीते या टाइम टू टाइम जाते रहना चाहिए। यदि इलेक्शन लड़ना है तो हमको वैसे भी जाते रहना चाहिए उसके पास, उसके काम कर पाए नहीं कर पाए, लेकिन जो है उसके लिए पैरवी करना, मिलना जुलना, लोगों से होली दिवाली पर मिलने जाना, ये सब चीजें जब तक आप मिलते जुलते रहेंगे, हफ्ते में एक बार भी यदि अपने क्षेत्र में अपने जाते हैं अपने ब्लॉक में, तो पब्लिक जो है बस ठीक से बात करिए आप उससे। पब्लिक कैसे, आपको क्या लगता है सिंह साहब, सीपी सिंह साहब, आपको क्या लगता है कि विपक्ष की चूक कहां पर हो रही है, क्या क्या कमियां रह जा रही हैं? सही टाइम पर जो है जहां पर जरूरत हो वहां पर जो है विरोध भी करना चाहिए समय समय पर, क्योंकि डेमोक्रेसी में सब होता ही है, हर पार्टी करती है, और अपनी बातें जो है जरूर जो है पहुंचानी चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, और जो वादे ऐसे नहीं करने चाहिए जो संभव हो। देखिए एक चीज आप बता, बात कांग्रेस तो कुछ हो सकता है मतदाता भ्रमित हो, लेकिन 90% ये समझता है कि बेरोजगारी किसी के बस की बात नहीं है, किसी भी सरकार की बस की बात नहीं है। कोई भी सरकार जो है कम ज्यादा हो सकता है, सरकारी नौकरियां देना जो है आयोगों का काम है। हर जगह जो है हाईकोर्ट आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट आ जाता है, तो हर आदमी समझता है ऐसा नहीं है। और फिर जो है मान लिया 20 लाख 50 लाख हम कोई वायदा कर दें तो हम कहाँ से जो है आपको जो है वो देंगे, तनख्वाह देंगे। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ सिंह साहब मेरे कि कांग्रेस की जहां तक हम बात करें तो कांग्रेस क्या ये समझ नहीं पा रही कि उसे किस पिच पर खेलना चाहिए? कभी वो हिंदुत्व का एजेंडा लेकर के चलती है जी, कभी जी गुजरात में कर्नाटक में हिंदुत्व का चोला ओढ़ती है, उसे फायदा मिलता है, लेकिन बाद में बिहार आते आते वो चोला उतार देती है, तो क्या इसका भी नुकसान हो रहा है? और दूसरी पार्टी तो कहेगी कि जो देखिए बिहार में ये कर रहे हैं और कर्नाटक में दूसरा कर रहे हैं, गुजरात में दूसरा कर रहे हैं, तो 2-4%, 5%, 10% वोटर तो इससे नाराज ही होता है, ऐसा नहीं है। जी तीसरी एक और चीज हमें बता दीजिए। जी तीसरी एक और चीज हमें बता दीजिए, कांग्रेस की दिक्कत कहां पर है? क्यों नहीं खड़ी हो पा रही है? क्यों वो क्षेत्रीय पार्टियों की पिछलग्गू हो गई है? उसका धीरे धीरे कम होता जा रहा है, उसका जो वोटर है वो काफी कुछ बीएसपी में शिफ्ट हो चुका है, तो अब जो है % कम हो रहा है। सवाल यह कि कम क्यों हो रहा है, क्या करना चाहिए, क्यों नहीं कर पा रही है? उनको और मजबूत करना होगा, काफी कुछ जो है अब उनके पास, बीजेपी के पास अपने अपने कैडर है, अपने कॉलेजेस है, स्कूल्स है, आरएसएस है, उनकी अपनी एक संस्था है बताने भर को कि जो है कि ये जो है चीजें इन दूसरी पार्टियों में नहीं है। ठीक है मोहित साहब, ठीक है, मोहित साहब आपने सारे लोगों की बात सुना, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही है, सवाल मैं आपसे यही करूंगा, क्यों नहीं कांग्रेस उभर पा रही है? इतनी हार खाने के बावजूद आपके जो 23 जो G23 है वो नाराज है, कहीं वो आपके साथ खड़ा नहीं है,
अकेले राहुल और प्रियंका लड़ाई लड़ रहे हैं, सेना तो आपके पास है नहीं। मोहित साहब की आवाज नहीं पहुंच पा रही हम तक। मोहित साहब माफ करिएगा, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बघेल साहब का रुख करेंगे। बघेल साहब, क्या लगता है कि कांग्रेस सेनापति तो है उनके पास में प्रियंका और राहुल के लिए, लेकिन उतने अच्छे सेनापति नहीं है जितने से अच्छे सेनापति आपके पास में है। दूसरा सवाल इसी से जुड़ा ये है कि ये दो सेनापति तो हैं, लेकिन उनके पीछे सेना ही नहीं है। का ये जवाब मैं देना चाहूंगा कि कांग्रेस के जमाने में जब कांग्रेस की सरकार होती थी तो मैं बालिग हो चुका था और थोड़ा राजनीतिक समझ आ गई थी। तो मैं जो मूल रूप से कांग्रेस का वोट बैंक मानता था उसमें शेड्यूल कास्ट पूरा होता था, ब्राह्मण्स होते थे और मुस्लिम भाई होते थे। और चूंकि आजादी के थोड़े दिनों ज्यादा साल नहीं हुए थे तो हर जाति वर्ग में और धर्म में और क्षेत्र में लोग नेहरू जी को मानने वाले, इंदिरा गांधी को मानने वाले या फ्रीडम फाइटर होते थे या जिन्होंने कांग्रेस को के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई लड़ी। फिर उसमें क्या हुआ, कालांतर में जब कांग्रेस ही एरिस्टोक्रेटेड हो गया बिल्कुल और इंदिरा गांधी के सहारे ही रहने लगा, तब अचानक इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई। तो एक चुनाव इंदिरा गांधी जिता गई, ना जात पर ना पांच पे इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर, और यूपी में 85 में से 83 MP आए। चौधरी चरण सिंह बागपत से जीत पाए और प्यारे मियाँ एटा से जीत पाए। लेकिन उसके बाद अचानक फिर क्या हुआ कि बहुजन समाज पार्टी का वाम सेफ हुआ, DS4 हुआ, फिर BSP आई, फिर उन्होंने नहीं। बघेल साहब यहीं पर एक सवाल कर लेना चाहता हूं आपसे। तो क्या जिस तरह से मोदीज्म हो रहा है, मोदी जी हर चुनाव जिता रहे हैं, अगर मोदी जी रिटायर होते हैं उसके बाद यही खालीपन भाजपा में भी रहेगा क्या? था वो कन्वर्ट इनटू भाजपा हो गया, बहुसंख्यक मुस्लिम कन्वर्ट इनटू समाजवादी पार्टी या BSP हो गया। और शेड्यूल कास्ट का बड़ा फैक्टर जो होता है, जो जाटो भाई होते हैं जिनकी संख्या ज्यादा होती है, वो BSP में कन्वर्ट हो गया। सो कांग्रेस कमजोर हो गई। अगर ये सब वापस आ जाए तो कांग्रेस मजबूत हो सकती है। फिर वो फ्रीडम फाइटर, वो लोग, क्योंकि अब 69 साल देश को आजाद हो गए, वो पीढ़ी भी चली गई। हमने बहुत चुनाव लड़े हैं, हर बार कुछ कांग्रेसी कहते थे हम अपने जीवन में कांग्रेस को वोट डालेंगे, वो बूढ़े हो गए, वो चले गए। जो आपने सेनापति की बात की है, मैं सेनापति इसलिए नहीं मानता हूं कि सेनापति को अपनी फौज भर्ती करनी चाहिए। सेनापति रणनीति बनाता है, लेकिन युद्ध के अंतिम सेनापति आगे लड़ता है, लेकिन लास्ट लेयर में सैनिकों को भी लड़ना पड़ता है। तो मैं समझता हूं कि जो सिक्का बाजार में आता है, अगर शुरू में नहीं चला तो कभी नहीं चल पाएगा। मुझे पहले एक डर लगता था कि राहुल गांधी तो नहीं चल पाए, लेकिन अगर प्रियंका गांधी, मैं बड़ा हृदय से बात कर रहा हूं आपसे, प्रियंका गांधी जब राजनीति में आएंगी तो लोगों को इंदिरा गांधी की याद आएगी, यूथ कांग्रेस का जमाना आ जाएगा या संजय गांधी का जमाना आ जाएगा और लोग छवि देखेंगे और अचानक यूथ होगा। लेकिन प्रियंका गांधी ने अमेठी में बहुत सारा वोट मांगा था और लगातार संपर्क में रहने के बाद दरअसल उनका सामना मोदी जी से पड़ गया है ना। भारतीय जनता पार्टी की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो जो एक कैडर तैयार कर रहे हैं, जो हमारा बूथ अध्यक्ष है वो किसी दिन सेक्टर अध्यक्ष होगा, किसी दिन मंडल अध्यक्ष होगा, मंडल वाला विधानसभा में जाएगा, विधानसभा वाला जिले में जाएगा, जिले वाला क्षेत्र में जाएगा, क्षेत्र में वाला प्रदेश में जाएगा, प्रदेश वाला देश में जाएगा। तो अगर आज हम किसी 12-14 साल के लड़के को भारतीय जनता पार्टी की नीति सिद्धांत कार्यक्रम में अगर जोड़ पाते हैं, या 18 साल के बच्चे को जोड़ पाते हैं, क्योंकि 18 साल का वोटर हो गया है और 18 साल के वोटर की वोट से हम जीते हैं, और वो अगर भाजपाई हो गया है तो भारतीय जनता पार्टी की उम्र, बघेल साहब समय कम है, तो भारतीय जनता पार्टी की उम्र योजनाएं, मतलब वो सेकंड लाइन भी खड़ी कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि खालीपन हो जाएगा उनके रिटायर होने के बाद। ठीक है सर जी। जब तक घर में गैस जलेगी, किसान को कल्याण निधि 6,000 रुपए मिलेगी, आयुष्मान से उसका 5 लाख का जब तक इलाज होगा और फ्री में ये राशन मिल रहा है और सस्ता राशन मिलेगा, इसी प्रकार से विधवा विकलांग वृद्धावस्था पेंशन रहेगी, MSME में बड़ा बजट रहेगा, मनरेगा रहेगी, मनरेगा का आकार बढ़ाया जाएगा, मनरेगा का। ठीक है सर, बहुत लंबी लिस्ट आपने 120 योजनाएं हैं जो मोदी जी चला रहे हैं, बिल्कुल ठीक करें जी। ठीक है सर, बताया है जितना कल्याण नीति। सर समय कम खत्म हो गया सर। शशांक जी आपका फाइनल कमेंट। वेलफेयर स्कीम जी शशांक जी आपका फाइनल कमेंट। आपके पास सेनापति हैं, लेकिन सेना कहाँ है आपकी? लग रहा है कि अभी भी
भारतीय जनता पार्टी की जो भावनात्मक राजनीति का जो अपील है, उस पर अभी मुद्दे प्रभावी कर पाने की जो हमारी मेहनत है, उसमें और मेहनत करने की जरूरत है। जिस तरीके से 2014, 19 और 17 का बीच में जो भाजपा का अंतर शुरू हो गया। अरे कहाँ कम हो रहा सर, बिहार में दोबारा से सरकार बन गई, आप कह रहे हैं जनता का धीरे धीरे कम हो रहा है। तेजस्वी उनको 40 दे रहा था, अगर 40 सीटें में कांग्रेस मान जाती और 30 सीटों में वीआईपी और हम हमारे जो तेजस्वी के साथ आ जाते, परिणाम कुछ दूसरे होते। कांग्रेस ने थोड़ा सा रिजिड अपनाया और कहा कि 70 ही लेंगे। कम्युनिस्टों ने यही तो रणनीतिक चूक है ना। और दूसरा आप ओवैसी के चक्कर में जाल में फंस गए। ओवैसी ने आपको 5 सीटें हरवा दिया, ओवैसी ने आरजेडी को 5 सीटें हरवा दिया। ये भी तो देखिए ना, इधर एलजेपी ने भी भाजपा को 8 सीटें हरवा दिया। तो वो ये तो रणनीति का हिस्सा है ना। ठीक है सर, पड़ रहा है कि वामपंथियों ने 27 सीटें मांगी, 19 जीत के दिखा दी। कांग्रेस ने 70 सीटें मांगी और 19 पे सिमट गई। तो ये एक रणनीतिक चूक हुई है जो देर सवेर सही होगी। ठीक है सिंह साहब, आपका फाइनल कमेंट। ठीक है सिंह साहब, आपका फाइनल कमेंट। विपक्ष क्या करे, विपक्ष और कब तक चलेगा मोदीज़म? ये है कि अभी मोदीज़म चलेगा, विपक्ष को कड़ी मेहनत करनी होगी। समय समय पर जो है जितनी भी कमियां सरकार की हैं उनको बताना होगा, जनता के बीच जाना होगा कि ये कमियां हैं, और कमियां भी कुछ ऐसी हो जिससे जनता जो है उद्वेलित हो सत्ता पक्ष से, तभी कुछ जो है कल्याण जो है आने वाली जो दूसरी पार्टियां हैं डेमोक्रेसी में, उन्हीं का तभी कल्याण हो सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मोहित साहब माफ करिएगा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी, आप ढंग से अपनी बात नहीं रख पाए, लेकिन फिर भी बहुत शुक्रिया आपका भी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर के यही है कि सत्ता पक्ष की सफल रणनीति है और विपक्ष की ये नाकामी है, विपक्ष की ये चूक है। सत्ता पक्ष की सफल रणनीति ये इसलिए है क्योंकि वो बूथ से लेकर के प्रधानमंत्री तक पूरे दमखम से लगे रहते हैं, और विपक्ष इस पर आरोप भी लगा रहा है कि 32 हेलीकॉप्टर से वो इनकी सेना आगे बढ़ के लड़ रही थी। क्यों ना लड़े, जब उनके पास साधन संसाधन है तो क्यों ना अपनी पूरी सेना को उतारे। विपक्ष क्यों नहीं उतारता, ये उसको अपने आप में सोचना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी उनके पास में मोदी जैसा सेनापति है, तो योगी जैसे तमाम उनके सहयोगी भी हैं जो आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं और चुनाव जिताते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।